बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जी बच्चों, आज हम करेंगे 6.3 एक्सरसाइज और इसमें आपको पता है कि 6वें चैप्टर में हम अलजबरा पढ़ रहे हैं। तो अलजबरा के मुतल्लिक जो चीज़ें हैं, अक्सर हमें अलजबरा मुश्किल लगता है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। तरतीब से चलेंगे ना तो बड़ी अच्छी समझ आएगी। 6.1 को पहले देखें, वहाँ मैंने क्या समझाया, 6.2 में क्या बताया है और अब ये 6.3 में क्या बताने लगा हूँ। ऐसे तरतीब से लेंगे ना आपको बिल्कुल आसान लगेगा कि ये चीज़ें तो हैं ही, बड़ी ईजी हैं। सो देखें, अब यहाँ हमने जो पढ़ना है ना वो है अलजबरिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। इसको उर्दू में हम कहते हैं अलजबरी जुमले। अलजबरा के जो जुमले होते हैं, अब जुमला क्या होता है उर्दू में कि एक सेंटेंस होता है, एक बात लिखी होती है। तो हमने मैथ की शक्ल में कोई बात लिखनी है। अब जैसे ये लिखा हुआ है तो ये मैथ की एक बात है। अब ज़ाहिर है वो उसको समझने की ज़रूरत होती है, लेकिन ये मैथ की शक्ल में कोई बात हमसे बताई जा रही है, हमें बताई जा रही है। तो ये जो चीज़ है इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अब इसमें होता क्या है, इसमें देखें ये प्लस या माइनस, यहाँ माइनस भी हो सकता है, ज़रब तकसीम भी हो सकती है। तो प्लस माइनस वगैरह ज़रब तकसीम ये इसके दरमियान होती हैं और इसमें एक रकमें होती हैं। मतलब ये पहली रकम है उसकी, ये दूसरी रकम है, ये तीसरी रकम है। रकम जो होती है उसको टर्म कहते हैं। टर्म, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। 3 टर्म्स हैं इसके अंदर और इन सबको इकट्ठा किया हुआ है। यही इसकी डेफिनेशन है। कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन इकट्ठा करना ऑफ कांस्टेंट्स। इसमें कांस्टेंट्स होते हैं, ये कांस्टेंट है अकेला। वेरिएबल्स होते हैं, जैसे ये एक्स और वाई लिखा हुआ है, वेरिएबल्स हैं। प्लस माइनस के साइन होते हैं, जैसे मैंने बताया। इस तरह की चीज़ें होती हैं और इनको इकट्ठा किया होता है। तो ये क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक हो गया। और इसमें मैंने लिखा भी है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। ये अलहदा से एक टर्म है, ये अलहदा से है, ये अलहदा से है। 3 रकमें हैं इसके अंदर, 3 टर्म्स हैं। अब एक और चीज़ इसमें यहाँ पूछेगा कि लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। अब ये 3 रकमें हैं ना, 3 टर्म्स हैं, लेकिन लाइक का मतलब क्या है, इसकी तरह की कोई और रकम, इसकी तरह की कोई और रकम। अब ये मैंने देखें मिसाल लिखी है कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसके पास 2 पेन है, फिर एक दूसरा बच्चा है उसके पास 5 पेन है और एक तीसरा बच्चा है उसके पास 8 पेन है। तो तीनों पेन्स को हम इकट्ठा कर सकते हैं, उनको प्लस कर सकते हैं। 2, 5 और 8 मिलके कितने, 15 हो जाएंगे। पेन को आप पी से रिप्रेजेंट करवा लें, 2p, 5p, 8p, तो इनको आप जमा करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। ये असल बात है, क्योंकि ये एक जैसी हैं, क्योंकि सारे के सारे पेन्स हैं। सारों को पेन्स होना ज़रूरी है। सारे पीपी होंगे तो जमा होंगे। लेकिन मिसाल के तौर पे एक के पास 2 पेन है और एक के पास 5 बुक्स हैं, तो वो बी होगा। अब 2 पेन और 5 बुक्स को आप जमा तो नहीं करवा सकते, जैसे मैंने नीचे मिसाल लिखी है। तो अब ये दोनों प्लस नहीं हो सकते। आप लिख तो सकते हैं ऐसे कि 2p + 5b, लेकिन अब जमा कैसे करेंगे? जमा करके आंसर क्या होगा, वो बुक्स होंगी कि पेन्स होंगे? तो ये तो नहीं काम चल सकता। तो ये इनको हम कहते हैं कि ये अनलाइक टर्म्स हैं, कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ठीक है। तो लाइक टर्म्स को आप इजीली प्लस कर सकते हो, माइनस करा सकते हो, डिवाइड जो भी है, लेकिन जो अनलाइक हैं वो होती नहीं है। तो जो होती नहीं हो सकती वो अनलाइक हैं। ये आपने आइडिया ले लेना। चलें अब एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। 6.3 हमारी एक्सरसाइज है और जो पहला सवाल है वो क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये उसने स्टेटमेंट, जुमले लिखे हुए इंग्लिश में, उनको हमने लिखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, यानी मैथ की शक्ल में जुमले जो होते हैं। ठीक है, वो वाली। अब देखें, बड़ा ईजी काम है। द सम, ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि सम किसको कहते हैं। सम हम कहते हैं जमा को। ठीक है, सम करना है। किसका सम करना है, 3a का। तो आप एक तरफ 3a लिख लें और किसके साथ सम करना है, 8 के साथ, तो एक तरफ 8 लिख दें। तो ये देखें, हम बता रहे हैं उसे मैथ की शक्ल में कि 3a और 8 जो है उनका सम कर रहे हैं, उनको जमा करा रहे हैं। तो ये हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हमने मैथ की शक्ल में लिख दिया। तो मैथ की शक्ल में जो लिखते हैं उसको यही कहते हैं ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो वही हम काम कर रहे हैं। डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस का साइन। ये बराबर का निशान हर दफ़ा लगाया करें। मैथ में ये रूल होता है कि जब भी आप कोई स्टेप करते हैं बराबर का निशान ज़रूर लगाते हैं। तो माइनस हो गया डिफरेंस की वजह से। किसका डिफरेंस लेना है, 5p का। तो इधर 5p लिख दें, एंड 5 है तो इस साइड पे 5 लिख दें। तो देखें, हमने 5p में से 5 को माइनस करा रहे हैं, यानी कि डिफरेंस ले रहे हैं। तो ये भी देखें बड़ा इजी काम था। तीसरे में क्या करना है, डिवाइड, तकसीम करवाना है। तकसीम में या तो आप तकसीम वाली अलामत लगा लेते हैं या बटा लगा लेते हैं। अब देखें, चलो अलामत लगा के देखते हैं। तो डिवाइड करना है 5a को
बाय मतलब जिसने करवाना है 8B ने, तो 8B उस तरफ आता है। एक तो तरीका ये है, लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका बटे वाला है कि 5A को आप ऊपर रखें, नीचे ऐसे लाइन लगाएं, क्योंकि ये तकसीम करवा रहा है। जो नीचे रकम होती है वो डिवाइड कराती है, डिवाइड करवा रही है 8B। तो ऐसे मेरे ख्याल में लिखा होगा पीछे, तो जैसे मर्ज़ी लिख लें, डिवाइड ऐसे करके लिख लें या बटा बना लें, ये भी ओके है। 4 वाले में देखें प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई का साइन। ऑफ अ नंबर n को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, एंड 4 टाइम्स 4 गुना, किसका 4 गुना? ऑफ वेरिएबल y, वेरिएबल y का 4 गुना कर दिया। यानी n को और 4y को मल्टीप्लाई करवाना है, ये हमने उसको मैथ की शक्ल में लिख दिया। और आखिरी पार्ट है इसका कि कॉस्ट है, खर्चा है, किसका? ऑफ n लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल। n है, n लीटर्स हैं, 10 हैं, 15 हैं, वो हमें नहीं पता, n है बहरहाल। तो उसकी कॉस्ट आनी है और वो 170 रुपये लीटर है। इसकी बड़ी एक छोटी सी मिसाल है, अगर आप बाज़ार जाएं और 2 किलो सेब लेने हों और आप उस भाई से पूछें कि वो कहे जी 200 रुपये किलो है, तो आप उसको कितने पैसे दे के आएंगे? 400 रुपया। कैसे? आपने उसके 200 रुपये की जो कीमत है उसको 2 से ज़रब दी है, क्योंकि 2 किलो ले रहे हो तो ज़रब देते हैं इसमें। यानी यहाँ पे भी यही करना है कि 1 किलो जो लीटर वो आ रहा है हमारा, क्या इसको कहते हैं, कुकिंग ऑयल, वो 170 रुपये का। 1 लीटर कितने का आ रहा है? 170 का। तो n लीटर कितने के आएंगे? n से ज़रब दे देंगे। तो हमने यहाँ लिखना है n मल्टीप्लाई 170। वैसे 170 शुरू में होना चाहिए, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा काम। 170n, जब वो बीच में कुछ नहीं लिखते, वो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ऐसे करके लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। वसीम इज़ 2 टाइम्स एज ओल्ड एज उमर। वसीम जो है उमर से 2 गुना बड़ा है, ये थोड़ा सा ज़हन में रखना है। एंड उमर इज़ 3 years ओल्डर देन आमिर। आमिर से उमर कितना बड़ा है? 3 साल, सिर्फ 3 साल, टाइम्स नहीं, 3 साल सिर्फ बड़ा है। इफ़ उमर इज़ n years ओल्ड, अब ये असल बात है कि उमर की जो उम्र है, उमर की जो उम्र है वो उसने बता दी है कि वो कितने उम्र है उसकी, n साल, यानी कुछ भी 10-15 साल जितना भी है वो उसने n बता दिया है, इतने साल का उम्र। अच्छा, देन राइट एन अलजब। अब ये लिखनी है हमने। अब हमने पहला काम क्या करना है? वसीम की एज लिखनी है, वसीम की उम्र कितनी है। अब वसीम का हमने, अब देखें सब का हमने उम्र के साथ अटैच करना है, क्योंकि उम्र की जो एज है वो उसने बताई हुई है कि वो n साल का है। तो वसीम किधर है? वसीम तो यहाँ पड़ा हुआ है। तो वसीम इज़, अच्छा, 2 टाइम एज ओल्ड एज उमर। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, उम्र के साथ ही उसने बताया है ना। तो उम्र की जगह अगर n हो तो वसीम कितना है? 2 टाइम्स ऑफ n। तो 2 टाइम्स यानी 2 से ज़रब दिलानी है n को। ये देखें वसीम की उम्र आ जाएगी, क्योंकि देखें गौर करें तो हम उसने कहा था वसीम की जो उम्र है वो 2 टाइम्स है। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 2 का मतलब 2 लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई और किसकी उम्र? उम्र की। ये उम्र की जो एज है, उम्र की एज n थी तो उधर n लिख दें, तो 2n हो जाएगा। ठीक है, हाली 2n लिख दें या 2 मल्टीप्लाई n लिख दें, एक ही बात है। अब उम्र की एज कितनी है वो तो हमें पहले से पता है, वो n है। ठीक है, तो उसकी जगह तो सिर्फ n ही लिखना है ना, और कुछ नहीं करना, क्योंकि उम्र की एज उसने ये ऊपर बताई हुई है कि n years है। और अब आमिर की उम्र बतानी है। अब यहाँ देखें, थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा। आमिर की एज बताने के लिए देखें उसने क्या ऊपर लिखा, क्या है? उसने लिखा है कि उमर इज़ 3 years ओल्डर। उमर जो है 3 साल बड़ा है, किससे? आमिर से। तो आमिर छोटा हुआ ना, पहले तो ये ज़हन में लाएं कि आमिर छोटा है, उमर बड़ा है। और उमर कितना बड़ा है? 3 साल बड़ा है। तो हमने अगर आमिर उसकी उम्र के हिसाब से देखना है, अब उमर की एज n है ना, तो उसमें से 3 माइनस करवा दें, तब वो आमिर की एज बन जाएगी। क्योंकि जाहिर है कि ये जो उमर है वो 3 साल बड़ा है। तो 3, मिसाल के तौर पे उमर की एज है 10 साल और आमिर की एज है 7 साल, इसीलिए तो वो 3 साल बड़ा हुआ ना। तो अगर उमर की एज में से 3 साल निकाल दें, 10 में से 3 निकालें तो कितने बनते हैं? 7। तो वो आमिर की जो एज है उतना वो आ जाएगा। तो इसलिए हमने उमर की एज में से 3 माइनस करवाने हैं, फिर वो आमिर की एज आ जाएगी।
लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ क्या करना है, राइट दी अलजेब्रिक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं, यानी मैथ के जुमले लिखे हुए हैं, और हमने इनमें क्या करना है, इनकी रकमें अलहदा करनी है, अलजेब्रिक टर्म्स को अलहदा करना है। तो अलहदा करना बड़ा ईजी है, सिर्फ बीच में कॉमा लगा देना है। अब यहाँ पे देखें 2 रकमें हैं, एक n है और एक 3 है, तो ये दोनों रकमें दिखाने के लिए हम बीच में ऐसे कॉमा लगा देंगे, ठीक है, वो प्लस साइन नहीं लगाएंगे। रकमें यहाँ पे तो वो पूरा एक सेंटेंस है ना, तो हमने दोनों रकमें अलहदा करके बतानी है कि भाई देखें ये दोनों अलहदा हैं। अब यहाँ पे भी 2 रकमें हैं, तो एक 2n है, कॉमा लगाएं, और दूसरी हमारी क्या है, 6m है, तो ये 2 रकमें हो गई। अब ये जो तीसरा पार्ट है ना, इसमें बड़ी एक अहम बात है जो आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ देखें मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई के साइन से रकमें अलहदा नहीं होती, वो बेसिकली एक ही फैमिली होती है, एक ही जगह इकट्ठे हो रहे होते हैं, यानी वो सारी की सारी एक ही रकम होती है। रकमें कैसे अलहदा होती हैं, प्लस माइनस से, जैसे ये नीचे वाला सवाल है। अब यहाँ देखें प्लस भी लिखा हुआ है, माइनस भी लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस एक किस्म की ना बाउंड्री है कि उससे पहले एक रकम है, उससे आगे एक रकम है, उससे आगे एक रकम है। अब इसकी 3 रकमें हैं, 3 टर्म्स हैं इसकी, लेकिन यहाँ ये 3 टर्म्स नहीं है, ये एक ही टर्म है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब भी रकमें मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हों, वो सारी की सारी एक ही रकम होती है, ये याद रखनी है, ठीक है। तो फिर ये कितनी रकम है, एक ही है, तो इसकी जब टर्म बतानी है तो सारों को इकट्ठा ही लिख लें कि भाई ये एक ही टर्म है, सारी अलहदा नहीं है, इनमें कॉमा नहीं लगाना, ठीक है। लेकिन जब यहाँ आना है तो यहाँ पे हमारी ये अलहदा रकमें हैं, क्योंकि इनमें प्लस माइनसेस आ रहे हैं। तो 4xy अलहदा है, कॉमा लगाएं, 6y अलहदा है, कॉमा लगाएं, और ये -5 अलहदा है। माइनस क्यों लगाते हैं? क्योंकि माइनस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्लस बेचारा शरीफ है, वो लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस उस रकम के साथ है। 5 जो है उसकी वैल्यू जो है माइनस साइन ये साथ ज़रूर लगाना है। 5वां पार्ट है, ये भी वैसे ही है, क्योंकि इसमें भी 2 रकमें नज़र आ रही हैं, एक AB है, कॉमा लगाएं, और एक 2 है। 2 रकमें क्यों बनी है? क्योंकि बीच में प्लस लिखा हुआ है। माइनस भी होता तो फिर भी 2 ही रकमें होती, माइनस होता तो यहाँ माइनस लिख देते उसके साथ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 पे आ जाएं। 4 में क्या करना है जी, राइट लिखना है द कोएफिशिएंट ऑफ ईच टर्म, हर टर्म का कोएफिशिएंट क्या है। कोएफिशिएंट मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था कि जो हमारा वेरिएबल होता है ना, ABCD वगैरह जो भी है, उसके पीछे क्या लिखा हुआ है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 4। आप कोएफिशिएंट का वो पूरा लिख के स्पेलिंग, ठीक है, और आगे लिखें कि जी 4 है, कॉमा लगाएं, और ये आगे 3 भी है, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी कोएफिशिएंट है, ये भी कोएफिशिएंट है। इसी तरह अब ये एक ही रकम है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, AB के पीछे क्या लिखा हुआ है, 23, तो ये इसका कोएफिशिएंट है। अब ये भी एक ही रकम है सारी, क्योंकि कोई प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ, तो इसके साथ पीछे ये जो लिखा हुआ है 2/5, ये इसका कोएफिशिएंट होगा। कोएफिशिएंट क्या होता है, गिनती होती है, 1 2 3 4 नंबर्स होते हैं, लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं वो XYZ ABC ये सारे होते हैं। और इस तरह यहाँ पे आ जाएं। अब ये वाली जो रकम है इसका कोएफिशिएंट क्या है, पीछे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जब कुछ ना लिखा हो तो वहाँ कोएफिशिएंट क्या होता है, 1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बार बार आगे कई दफ़ा आएगी। तो जहाँ ना लिखा हो वो कोएफिशिएंट 1 होता है। ये कोएफिशिएंट 85 है, सॉरी ये कोएफिशिएंट नहीं है। कोएफिशिएंट कौन होता है, कोएफिशिएंट वो होता है जो किसी वेरिएबल के पीछे लगा हो। इसको हम कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, अकेला पड़ा हुआ है, अकेला नंबर पड़ा हुआ है। अकेला नंबर जो पड़ा होता है वो क्या है, वो कांस्टेंट कहलाता है, उसको कोएफिशिएंट नहीं कह सकते। कोएफिशिएंट की पहचान ही ये है कि वो वेरिएबल के पीछे लगा हो, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इसका कोएफिशिएंट सिर्फ 1 है और कोई चीज़ नहीं है। और ये 5वां पार्ट है, तो इसमें भी कोएफिशिएंट्स हैं। P के पीछे 15 है, वो लिख लें, कॉमा लगाएं। Q के पीछे 81 है, वो लिख लें, और ये हमारा कांस्टेंट है, उसको नहीं लिखना। तो ये 2 कोएफिशिएंट्स यहाँ पे बनते हैं। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ क्या करना है जी, 3 चीज़ें अलग-अलग करनी हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल और कोएफिशिएंट। तो चले शुरू करते हैं। कांस्टेंट कौन होगा, जो मैंने अभी बताया, बिल्कुल अकेला हो, उसके साथ कोई ABCD वगैरह ना लिखी हो, तो 1 हमारा कांस्टेंट है। वेरिएबल हमारा ये ABC जो भी होती है, ABC जो भी आ जाएगी वो आपने लिख देनी है। और कोएफिशिएंट जो उस A के वेरिएबल के पीछे लगा हुआ है 8,
तो ऐसे करके हम ये सारे लिखते चले जाएंगे। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ये -4, क्योंकि ये बिल्कुल अकेला है। वेरिएबल्स क्या हैं, a और b हैं, तो a, b लिख लें। और कोएफिशिएंट कौन से हैं, 3 और 2, जो उनके पीछे लगे हुए हैं, 3 और 2, बीच में कॉमे लगा देने हैं। तो ये देखें, ये वाला पार्ट भी हो गया। थर्ड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ये PQ है, अकेला ही है, तो इसमें तो कांस्टेंट ही कोई नहीं है, ठीक है, जो अलहदा से कोई गिनती लिखी हो वो नहीं है। तो कांस्टेंट यहाँ पे 0 कह सकते हैं, आपके 0 है, क्योंकि 0 भी लिखा जा सकता है। वेरिएबल P और Q दोनों वेरिएबल हैं, क्योंकि ये हमारी ABC है। और कोएफिशिएंट जो उसके पीछे होता है, मैंने आपको बताया था कि ना लिखा हो तो 1 होता है। 4 वाले पार्ट में आ जाएं। अब इस सवाल में ना ज़रा आपने ध्यान रखना है कि इसको कैसे करना है, क्योंकि देखें उसने कोएफिशिएंट की जगह पे भी AB लिख दी है, नंबर्स नहीं लिखे। वेरिएबल तो चले हम ये x और y को आइडिया ले लेंगे कि ये x और y वेरिएबल है। अब ये देखें C जो है, नॉर्मली हम ABC सारी जो है वो वेरिएबल ले रहे हैं, लेकिन यहाँ C अकेला है, इसके साथ कोई और चीज़ नहीं है। तो ये उसने शक्ल और तरह से बनाने की कोशिश की है। तो हम देखें उसके हिसाब से ही लिखते हैं कि कांस्टेंट को हमको C को ले लेते हैं, C जो कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ और कोई चीज़ नहीं है, अकेला है बुक के हिसाब से, वरना तो दूसरा नहीं बनता। वेरिएबल्स जो हैं ये हमारे x और y हैं, क्योंकि इनके पीछे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो x और y हमारे क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। और कोएफिशिएंट जो x और y के पीछे लिखे हुए हैं, a और b, तो इस हिसाब से भी हमें जाना पड़ेगा। इसमें नंबर्स नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोच के हमें इसको चलाना है। इसी तरह यहाँ पे आए तो यहाँ देखें a और b के पीछे चीज़ें लिखी हुई हैं ना, तो जो पीछे चीज़ें लिखी हुई हैं ये हमारे कोएफिशिएंट हैं, 3 और 4, तो 3 और 4 ये हमारे कोएफिशिएंट हो गए। और कोएफिशिएंट के साथ वेरिएबल होता है, तो इधर a और b जो हैं ये हमारे वेरिएबल हो जाएंगे। कांस्टेंट फिर ज़ाहिर है, अगेन हम इसी c को कह लेते हैं कि जो अकेला पड़ा हुआ है। तो इस तरह से करके ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यहाँ पे क्या करना है जी, सेपरेट करना है, अलग-अलग करना है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को। तो जो एक जैसी रकमें हैं ना, उनको हमने अलग-अलग कर लेना है। अब ये देखें, ये है 3a, एक जैसी कैसे पता चलती हैं, वेरिएबल से। जो a है ना इसके साथ, तो a की तरह की और रकम किधर है, ठीक है, वो आप देखें, ये भी a वाली रकम है, सिर्फ a वाली, उसमें पावर भी कोई नहीं है, ठीक है। और हमारी ये 9a है, इसको आप लिख लें। और कौन सी है, ये 76a है, ये भी लिख लें। तो a वाली ये 4 रकमें हैं जो एक जैसी हैं, तो इनको हम लाइक टर्म्स कहेंगे। अब m वाली देखें, m वाली भी हैं, तो m वाली कर लें अलग, 21m है, फिर ये 4m है, और कौन सी है m वाली, कोई नहीं है। चलें जी, ये अलग हो गई। अच्छा, यहीं पे लाइन लगा देते हैं, क्योंकि चीज़ें मेरे ख्याल में ज़्यादा हैं। तो a वाली और m वाली अलग कर ली। अब p वाली देखें, p की तरह की और भी होगी, तो 8p, और उसकी तरह की ये हमारी ये 3p, ये वाली भी है, और p वाली कोई नहीं है, तो ये p वाली भी ऐसे अलग कर दें। तो a, m और p हमने अलग कर दी। s वाली देखें, ये s वाली है 2s, लेकिन s वाली मेरे ख्याल में एक ही है, तो ये अकेली एक ही रहने दें, ठीक है ना। अब s के अलावा p हो गया, l वाली कोई नहीं हमने अभी बनाई, लेकिन ये भी मेरे ख्याल में अकेली है, इसकी तरह l वाली और कोई नहीं है, तो ये भी अलग कर दें। और ये BC वाली भी एक ही है, 17BC, जिसमें B भी आए C भी आए, दोनों आए, तो वो और कोई चीज़ नहीं है। और ये जो 9CB है, CB वाली भी कोई नहीं है, सॉरी नहीं, ये देखें, ये दोनों एक जैसी हैं, उसने घुमाया है इसको। BC हो या CB हो, बात तो एक ही है, क्योंकि उधर भी B है, उधर भी B है, उधर भी C है, उधर भी C है। तो ये दोनों, मैं दोबारा लिख देता हूँ कि ये दोनों एक जैसी हैं, यानी 17BC और उसके साथ कॉमा लगा के 9CB, ये दोनों एक जैसी हैं, ये लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि B और C का आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो दोनों रकमें तो मौजूद है ना उसके अंदर। तो चलें अब आ जाएं 7 वाले पे। राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनानी है, जुमले बनाने हैं बाय एडिंग द फॉलोइंग, इनको ऐड करना है, इकट्ठा करना है। तो अब हमने उल्टा काम करना है कि रकमें अलग-अलग पड़ी हुई हैं और हमने इनको इकट्ठा कर देना है दरमियान में जमा लगा के, बस इतना सा काम है। इस वाली को भी कर लेते हैं, a है प्लस 2a है प्लस 3a है, तो ऐसे प्लस प्लस। अब हल तो नहीं करने के लिए कहा, वरना ये प्लस भी हो जाते हैं, उसने तो सिर्फ ये कहा है ना कि आपने अलजबरी जुमले लिखने हैं। तो यहाँ आ जाएं, अब यहाँ पे भी इनको प्लस करवाना है,
लेकिन याद रखें कि प्लस शरीफ है, जब भी माइनस आ जाए प्लस बेचारा भाग जाता है वहाँ से। है तो दोनों एक फैमिली के, प्लस और माइनस, लेकिन जब माइनस आए, माइनस बड़ा भाई कह लें कि माइनस बड़ा भाई है, प्लस बेचारा छोटा भाई है, वो कहता है जी आप आ जाएं, अब मेरी हैर है। तो आपने यहाँ माइनस वाई लिखना है, और अब यहाँ पे चूँकि कुछ नहीं है तो आप प्लस लगा लें, ठीक है ना। नॉर्मली हम प्लस लगाते हैं, लेकिन अगर माइनस आ जाए तो फिर माइनस को उसकी अहमियत दे देते हैं। यहाँ पे भी ये 4 रकमें हैं, चारों के दरमियान में आपने प्लस लगा देना। ये देखें, चारों के दरमियान जैसी रकमें हैं वैसी के वैसी लगा दें। इसी तरह ये 2 रकमें हमारी 12a² है प्लस 3b² है, तो जैसी हैं वैसे के वैसे लिख दें। ये 3 टर्म्स हैं हमारी, तो तीनों टर्म्स में हमने प्लस जो है वो दरमियान में लगाई जाना है। सो ऐसे करके ये भी बन जाएगा। 7 वाला पार्ट देख लें, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 2xy है प्लस yz है प्लस 4zx है। इसी तरह अगली भी ये 3 रकमें या टर्में हैं हमारी, तो 4x प्लस 5x प्लस 6x का स्क्वायर, ऐसे करके ये हो जाती हैं। 8 वाला सवाल है, थोड़ा बड़ा है लेकिन काम कुछ इतना खास नहीं होना। देयर आर 25 गर्ल्स एंड 27 बॉयज़ इन ग्रेड 6 क्लास में 25 लड़कियां हैं, 27 लड़के हैं, ठीक है। अच्छा चलें लिख लेते हैं साथ साथ कि जी हमारा जो ग्रेड 6 है उसमें 25 गर्ल्स हैं, 27 बॉयज़ हैं। ओके, ये इन्फॉर्मेशन लिख ली। एंड 30 बॉयज़ एंड 23 गर्ल्स इन ग्रेड 7। अब ग्रेड कौन सा आ गया, 7, यानी 7वीं क्लास में। तो 30 बॉयज़ हो गए और 23 गर्ल्स हैं। ले जी 23 गर्ल्स हैं। अच्छा, अब करना क्या है, राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिखनी है। अच्छा जी, किसकी, टू फाइंड द सम, कि उनको सम करना है ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन बोथ द ग्रेड्स। अब ग्रेड 6 है ना, अब यहाँ लिखें जी ग्रेड 6, उसमें क्या होगा, 25 गर्ल्स थी प्लस सम करना है ना, प्लस करना है, और 27 बॉयज़। तो ये ग्रेड 6 का हो गया अलहदा से। और इसी तरह ग्रेड 7 जो है उसका अलहदा करना है, तो वो कितनी है, 23 गर्ल्स हैं, और उसमें बॉयज़ कितने हैं, 30 बॉयज़ हैं। तो उनमें आपने प्लस का साइन लगा देना है कि भाई देखें जी इतने हैं टोटल, 23 प्लस 30, और इसी तरह से वो वाला। और अगर हम ये बताना चाहें कि टोटल लड़कियां कितनी हैं, टोटल बॉयज़ कितने हैं, तो वो भी हम बता सकते हैं कि दोनों क्लासों के मिला के गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 5 और 3 8, 2 48 गर्ल्स हो जाएंगी, और बॉयज़ कितने हो जाएंगे, ये इन दोनों को ऐड कर लें, 7 और 2 और 3 5, 57 बॉयज़ हो जाएंगे। और इनको भी टोटल करना है तो इनके दरमियान प्लस का साइन लगा दें। तो ऐसे करके ये आंसर्स, ग्रेड 6 का अलहदा से आंसर, ग्रेड 7 का अलहदा से, और ये स्कूल का कह ले कि स्कूल का टोटल ये है कि इतनी गर्ल्स हैं और इतने बॉयज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं, ये भी बड़ा लिखा हुआ है। अरसलान इज़ वर्किंग एट अ बर्गर शॉप। अरसलान बर्गर शॉप पे काम कर रहा है। मंडे वाले दिन ही सोल्ड 40 बर्गर्स, 25 फ्राइज़ एंड 60 कोल्ड ड्रिंक्स। लो जी, मंडे वाले दिन उसने इतनी इतनी चीज़ें बेची हैं। ट्यूसडे वाले दिन जो है उसने इतनी इतनी चीज़ें बेची हैं, वो भी बता दी हैं। राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अब करने की बात आ रही है कि करना क्या है, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी जुमला बनाएं। एंड फाइंड हाउ मेनी बर्गर्स फ्राइज एंड कोल्ड ड्रिंक्स डिड ही सेल इन बोथ द डेज, दोनों दिनों में। ये तकरीबन वही चीज़ है। पहले हमने ज़ाहिर क्या लिखना है जी, मंडे वाले दिन हमने क्या काम किया है, ठीक है। मंडे का अलहदा से बना लेते हैं। अब मंडे वाले दिन 40 उसने बर्गर्स हैं, तो बर्गर्स बी से शो करा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। 25 फ्राइज़ हैं, तो 25 फ्राइज़ का एफ़ लिख लेते हैं। और 60 कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो कोल्ड ड्रिंक का सी लगा लेते हैं, और इन सब के दरमियान प्लस का साइन लगा लेते हैं कि टोटल उसने मंडे वाले दिन ये बेचा है। अब ट्यूसडे का भी एग्जैक्ट ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही हो जाएगा जैसे वहाँ क्लास 6 और 7 थी। तो ट्यूसडे वाले दिन उसने क्या बेचा है जी, 35 बर्गर्स हैं उसके, ठीक हो गया। 28, या आपने उसमें सवाल में देखना है बार बार, 28 फ्राइज़ हैं, और 54 जो हैं हमारे क्या हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं। तो ले ये दोनों चीज़ें हमारे सामने आ गई। अब टोटल करना है तो टोटल भी आप इनका कर सकते हैं, जैसे पिछले सवाल में किया था। बर्गर्स को टोटल कर लें, ये 75 हो जाएगा, और फ्राइज़ को कर लें तो 25 और 25 50, 53 हो जाएंगे फ्राइज़। और कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं ये कितनी, 114,
ठीक है, ऐसे ये टोटल भी आप उनको बता सकते हैं। तो बस दैट्स इट, ये हो गया। ले जी एक्सरसाइज डन हो गई है। ओके, अल्लाह हाफिज़।